हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ग्राफ्स रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। तो हेडिंग डालिएगा ग्राफ्स रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स। आइए इसको अपन समझते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जनरली अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट है। ये तो सपोज यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, इसको अपन डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं। किसी भी रिएक्शन का रेट लो अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर अगर पावर जीरो है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसकी पावर 1 है देन इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर पावर 2 है देन इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? सपोज रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर या हायर ऑर्डर, उसके लिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा वो इस तरीके का अपन को मिलता है। ये ग्राफ है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी टाइम के साथ और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी। ये ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ पी दैट इज प्रोडक्ट। ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट ऑर्डर या हायर ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अपन को मिलता है। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें, इक्वेशन होती है वो होती है x इज इक्वल टू के टी। यहाँ x है रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अपन इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज इनिशियली रिएक्टेंट A है और इसकी कंसंट्रेशन A नोट है और t टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन है 80। मीन्स इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और t टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कि कितना अमाउंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो x को मैं लिख सकता हूं a नोट माइनस 80 इज इक्वल टू के टी। इसको अगर मैं इस तरह से रीअरेंज करूं, के टी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। क्लियर? माइनस को अगर इधर ले जाऊं मैं तो मुझे मिलेगा माइनस के टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप देखिए कंसंट्रेशन ऑफ और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में अगर मैं जो ग्राफ खींचूं तो कैसा मिलेगा मेरे को? कंसंट्रेशन एंड टाइम एक स्ट्रेट लाइन, इट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू x। तो स्लोप कैसा है? माइनस में है। दैट मीन्स जो आपको ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी फॉर रिएक्टेंट। क्लियर? x क्या है? रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, या ये मैं बोल दूं कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बन चुका है। तो अगर x को मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मानूं या अमाउंट मानूं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे रिलेटेड है? स्ट्रेट लाइन के साथ विद पॉजिटिव स्लोप। दैट मीन्स प्रोडक्ट के लिए जो लाइन आएगी वो कैसे होगी? स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो इस तरीके से जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो ग्राफ होगा कंसंट्रेशन ऑफ और टाइम का वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब अपन कुछ और ग्राफ्स के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए
सपोज यह रिएक्टेंट है, क्लियर, यह कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट P के अंदर और प्रोडक्ट C के अंदर। इस तरह की रिएक्शंस को अपन कहते हैं पैरेलल रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस? पैरेलल रिएक्शंस। सपोज A का P में कन्वर्ट होना, इसका रेट कांस्टेंट है K1, और A का C में कन्वर्ट होना, इसका रेट कांस्टेंट है K2। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखिएगा किस तरह से बनेगा। A की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्लियर, ओके, और P की कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। कौन सा ग्राफ P का है और कौन सा C का है, डिपेंड करेगा कि K1 ज्यादा है या K2। सपोज K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 ज्यादा है, मीन्स ज्यादा अमाउंट P किसकी बनेगी? P की। दैट मीन्स जो स्टीपनेस होगी या जो स्लोप होगा वो किसका होगा? P का। और स्लोप किसका है? देखिए ज्यादा ऊपर वाले ग्राफ का है। दैट मीन्स ये वाला जो ग्राफ है वो किसका होगा? P का, और ये वाला ग्राफ होगा आपका C का। कैसे कंफर्म करेंगे इस चीज को? पर्टिकुलर टाइम पर, सपोज ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो आप देखिए कि इस वाले ग्राफ के लिए, इस पर्टिकुलर टाइम पर इस वाले ग्राफ के लिए कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और कंसंट्रेशन ज़्यादा कब होगी? जब रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और हमने पहले ही बता दिया है कि रेट कांस्टेंट K1 ज़्यादा है। दैट मीन्स ये वाला ग्राफ P के लिए होगा। इफ K1 इज इक्वल टू K2, देन दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओके, ये तो बात हुई पैरेलल रिएक्शंस के बारे में। सपोज रिएक्शन इस तरह की है, A कन्वर्ट होता है P के अंदर और P कन्वर्ट होता है C के अंदर। इस तरीके की जो रिएक्शंस है उसको अपन कहेंगे कंसेक्यूटिव रिएक्शंस। सपोज इसका जो रेट कांस्टेंट है K1 है, और इस वाली रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। अब देखिएगा अब ग्राफ किस तरीके से बनेगा, कंसंट्रेशन एंड टाइम। A की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लगातार डिक्रीज होगी, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका A के लिए ग्राफ, क्लियर। C की कंसंट्रेशन इनिशियली धीरे धीरे इंक्रीज होगी और बाद में तेजी से इंक्रीज होगी। और P की कंसंट्रेशन की बात करें, P की कंसंट्रेशन इनिशियली तो इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे जैसे C में कन्वर्ट होता जाएगा P, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। इस तरीके का आपको कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका C का कंसंट्रेशन और ये हो गया P की कंसंट्रेशन, क्लियर। तो किस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ टाइम के ग्राफ बनते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। इफ K1 इज इक्वल टू K2, क्लियर। अगर K1 और K2 बराबर है तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, देखिएगा ध्यान से। कंसंट्रेशन एंड टाइम, क्लियर। K1 और K2 बराबर है, A की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, क्लियर। C की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन P की कंसंट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। A की कंसंट्रेशन, C की कंसंट्रेशन, एट इज P की कंसंट्रेशन, क्लियर। किस तरीके से ग्राफ बनेगा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अपन बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस की।
रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए किस तरीके से ग्राफ बनेगा, देखिएगा ध्यान से। ए बना रहा है प्रोडक्ट पी और पी वापिस ए बना रहा है। दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्लियर। सपोज ए का पी में कन्वर्ट होना, इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और पी का ए में कन्वर्ट होना, इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है। क्लियर। कंसंट्रेशन और टाइम, कैसा ग्राफ बनेगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और पी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। क्लियर। ए एंड प्रोडक्ट। ग्राफ इस तरीके से भी मिल सकता है आपको, कंसंट्रेशन एंड टाइम। देखिएगा कौन सा ग्राफ कब मिलेगा, अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन, ए का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, पी में कन्वर्ट होना, और पी का ए में कन्वर्ट होना कहलाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। ए का पी में कन्वर्ट होना कहलाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और पी का ए में कन्वर्ट होना कहलाएगा बैकवर्ड रिएक्शन। के फॉरवर्ड रिएक्शन एंड के बैकवर्ड रिएक्शन। क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम का साइन है, इसलिए के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड दोनों कैसे होंगे? बराबर। रेट कैसे निकालेंगे अपन? रेट फॉरवर्ड बराबर रेट बैकवर्ड। रेट कैसे लिखते हैं अपन? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ए है, क्लियर, बराबर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इनटू बैकवर्ड रिएक्शन पी कन्वर्ट हो रहा है ए, इसके लिए रिएक्टेंट कौन है? पी। दैट मीन्स पी की कंसंट्रेशन। हमें पता है कि दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन लग रहा है। सपोज अगर के फॉरवर्ड ज्यादा है, इफ के फॉरवर्ड, या मैं बोल दूं के फॉरवर्ड क्या है? K1, और के बैकवर्ड क्या है? K2। अगर K1 ज्यादा है K2 से, इफ K1 इज ग्रेटर देन K2, क्योंकि दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन है और K1 ज्यादा है और दोनों को बराबर रखना है, तो K1 अगर बढ़ गया है तो A की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा अपन को? कम, एज कंपेयर टू P। A की कंसंट्रेशन को P की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में कम करना पड़ेगा यदि K1 इज ग्रेटर देन K2। अब देखिए आप यहां पर A की कंसंट्रेशन P की कंसंट्रेशन से कम है, दैट मीन्स इस केस के अंदर K1 इज ग्रेटर देन K2। क्लियर। उल्टा भी पूछा जा सकता है आपको, K1 इज ग्रेटर देन K2 दे रखा है आपको और ग्राफ बनवा ले आपसे, इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखिए, इफ K2 इज ग्रेटर देन K1, क्लियर, K2 ज्यादा है और K1 कम है। K2 ज्यादा है और बराबर का साइन है, इसका मतलब आपको P को कम रखना पड़ेगा। दैट मीन्स इस तरीके का केस आपको मिलेगा। यहां देखिए आप, P की कंसंट्रेशन कम है और A की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मीन्स इस तरीके का ग्राफ कब मिलेगा आपको? व्हेन K2 इज ग्रेटर देन K1। अब इस तरीके के ग्राफ्स आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, देखिएगा कैसे। सपोज आपको बोल दिया जाए कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कैसी है? एंडोथर्मिक। क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनेगा? क्लियर। ये हो गया एनर्जी और ये हो गया आपका टाइम। क्लियर। तो एनर्जी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए
जिसके लिए डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और ये हो गया आपका बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? ये हो गई आपकी के फॉरवर्ड रिएक्शन और ये हो गई आपकी के बैकवर्ड रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? बैकवर्ड रिएक्शन P कन्वर्ट होता है A के अंदर, फॉरवर्ड रिएक्शन A कन्वर्ट हो रहा है P के अंदर। फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब P को A में कन्वर्ट होने में जो बैरियर है वो कैसा है, कम। और फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज A का P में कन्वर्ट होने के लिए जो बैरियर है वो क्या है, ज़्यादा। बैरियर ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, बैरियर कम तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। दैट मीन्स KB बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, दैट मीन्स यहाँ पे K बैकवर्ड इज ग्रेटर देन, या बैकवर्ड बोल दूँ या K2 बोल दूँ, K2 इज ग्रेटर देन K1। क्लियर? तो वही केस मिल जाएंगे आपको वापस, K2 इज ग्रेटर देन K1। अपन ने पढ़ा है K1A इज इक्वल टू K2P। क्लियर? और अगर K2 ज़्यादा है दैट मीन्स P की कंसंट्रेशन क्या है, कम करनी पड़ेगी आपको, और P की कंसंट्रेशन कम मतलब इस तरीके का ग्राफ। क्लियर? अगर आपको ये बोल दिया जाए कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए कैसा हो जाएगा ग्राफ, देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। क्लियर? एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज K2 K1। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, दैट मीन्स K1 इज ग्रेटर देन K2। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। मीन्स K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 ज़्यादा तो A की कंसंट्रेशन कम। तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, इस तरीके का। A की कंसंट्रेशन एंड B की कंसंट्रेशन। क्लियर? यदि अब देखिए एक थर्ड कंडीशन और होती है, एक थर्ड कंडीशन और है, इफ K1 इज इक्वल टू K2। तो इसके लिए देखिए आप ग्राफ किस तरीके से आएगा, कंसंट्रेशन टाइम, इस तरीके का ग्राफ आपको यहां मिलेगा। इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जो अभी पढ़ रहे थे अपन केसेस, कंसंट्रेशन और टाइम, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये लाइन स्ट्रेट होने लगती है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और एक केस अपन ने ये पढ़ा था, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये जो ग्राफ्स कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो अपन ने पढ़े आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।